हमारे देश के लोग कुछ बना ही नहीं सकते हैं, इनको बस कॉपी पेस्ट करना आता है। हमारे देश ने आज तक बनाया ही क्या है? हम दूसरे देश की तरह कुछ इन्वेंट क्यों नहीं कर पाते हैं? क्यों हम इंडियंस इतने डबी या बेवकूफ़ हैं जो दूसरे देश की टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट है? ये सवाल आपके माइंड में कभी ना कभी जरूर आया होगा। और हमारे खुद से कुछ ना बना पाने का कारण क्या है और इसका सोल्यूशन क्या है? आज की वीडियो में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। अगर आप इंडियन हो तो आपने कभी ना कभी ये प्रॉब्लम तो फेस की ही होगी। आप किसी हॉबी या स्पोर्ट्स में थे, आपको उसमें बहुत इंटरेस्ट था, आपको विश्वास था कि एक टाइम के बाद आप जरूर उसमें कुछ बड़ा कर सकते हो। क्रिकेट, आर्ट, म्यूजिक जैसे कोई भी स्पोर्ट या हॉबी हो सकती है। पर आपके स्कूल में, खासकर अगर आप किसी स्मॉल टाउन या विलेज से हो, तो आर्ट्स, स्पोर्ट्स, म्यूजिक को हमेशा से डिस्करेज किया गया है। आपको हमेशा आपके घर वालों ने बोला होगा, एक सेफ पाथ चुनो, इंजीनियर, डॉक्टर या कोई भी गवर्नमेंट जॉब ढूंढकर बच्चे पैदा करो और सेटल हो जाओ। आपको एक ट्राइड एंड टेस्टेड ब्लूप्रिंट पहले से ही दे दिया जाता है। अगर बच्चा किसी भी आर्ट या स्पोर्ट में नेचुरल इंक्लाइन होता है तो उससे बोला जाता है, इन सब से कुछ नहीं होता। पर्सनली ये मेरे साथ भी हुआ। मैं शुरू से ड्राइंग में काफी इंटरेस्टेड था और मैं क्राफ्ट बनाता था, पर मेरे खुद के घर वालों ने मुझे बोल के रोका दैट ग्रो अप, ये सब बच्चे करते हैं, अब तुम बड़े हो गए हो। इतने सब के बाद फिर लोग सवाल करते हैं, हम इंडियंस रिसर्च में पैसा क्यों नहीं लगाते? यूएस या यूरोपियन कंट्रीज की तरह कुछ यूनिक इन्वेंशंस क्यों नहीं करते? दूसरे देश के इन्वेंशंस के ऊपर क्यों डिपेंड होते हैं और उसको कॉपी करते हैं? मैं यहाँ पर हर इंडियन की बात नहीं कर रहा हूँ। दैट वुड बी एन ओवर सिंप्लीफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। Why generally Indian society discourage creativity and prefer a tried and tested path? और हम किसी और पाथ को इतना फेयर क्यों करते हैं? इसके पीछे कुछ हिस्टोरिकल रीजंस हैं। हिस्टोरिकल रीजंस फॉर लेस क्रिएटिविटी इन इंडियंस। हमारे पूर्वज तो इतने कम क्रिएटिव कभी नहीं थे। हमने दुनिया की सबसे महान खोजें की हैं। भारत की हिस्ट्री दुनिया की सबसे पावरफुल डिस्कवरीज और इन्वेंशन से भरी हुई है। जीरो और डेसिमल सिस्टम का कॉन्सेप्ट भारतीय मैथमेटिशियंस जैसे आर्यभट्ट और बाद में ब्रह्मगुप्त ने डेवलप किया, जो आज के मॉडर्न मैथमेटिक्स और कंप्यूटर लैंग्वेज की बैकबोन बन चुका है। आयुर्वेद, जो दुनिया के सबसे पुराने मेडिकल सिस्टम्स में से एक है, जिसने सर्जरी, एनाटॉमी, हर्बल मेडिसिन और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर जैसे एडवांस आइडियाज दिए। जहां एक महान शल्य चिकित्सक सुश्रुत ने मॉडर्न मेडिसिन से हजारों साल पहले कॉम्प्लेक्स सर्जरीज की। एंशिएंट इंडिया ने एस्ट्रोनॉमी में भी कमाल की प्रोग्रेस की। अर्थ की रोटेशन, एक्लिप्सेस और प्लैनेट्स की मूवमेंट तक का एक्यूरेट कैलकुलेशन किया। इंडस वैली सिविलाइजेशन ने प्लांट सिटीज, एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम, स्टैंडर्डाइज्ड ब्रिक्स और वाटर मैनेजमेंट के थ्रू वर्ल्ड क्लास अर्बन प्लानिंग दिखाई। इंडिया की मेटालर्जी इतनी एडवांस थी कि दिल्ली का आयरन पिलर आज तक रस्ट फ्री खड़ा है। और चेस, चतुरंग जैसे गेम ने दुनिया भर में स्ट्रेटेजिक थिंकिंग को इन्फ्लुएंस किया। ये सब इन्वेंशंस और डिस्कवरीज मिलकर ग्लोबल साइंस, कल्चर एंड सिविलाइजेशन की एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन गए। फिर मॉडर्न इंडियंस ओरिजिनल थिंकिंग और क्रिएटिविटी से इतना पीछे क्यों भागते हैं? इसका रीजन हमारे ब्रूटल पास्ट में छिपा है। लगभग हजारों सालों से हम गुलाम रहे हैं। इंडिया में काफी लंबे समय से फॉरेन इन्वेजर्स ने इन्वेशंस की हैं, जिससे हमारे माइंडसेट में सर्वाइवल बैठ गया है। फॉरेन इन्वेजन्स इफेक्ट ऑन इंडियन माइंड। इंडिया में काफ़ी लंबे समय से फॉरेन इन्वेडर्स ने इन्वेजन्स किए हैं, जिससे लोगों के माइंडसेट में सर्वाइवल बैठ गया है। सबसे पहले 711 सीई में मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर हमला करता है। राजा दाहिर हार जाते हैं। ये शुरुआत थी एक नए पॉलिटिकल दौर की। आम लोगों के लिए इसका मतलब था नया शासन, नए कानून, नया लगान। लोगों को अपनी पुरानी व्यवस्था से निकलकर एक नए सिस्टम में ढलना पड़ा। कल्चर का मिलन भी हुआ, लेकिन साथ ही एक नई असुरक्षा की भावना जन्मी कि बाहर से कोई भी आकर राज कर सकता है। फिर आते हैं 11वीं सदी के हमले। महमूद गजनी लगभग 17 बार भारत पर हमला करता है। उसका मकसद था सब लूट कर ले जाना। मंदिर, शहर, खजाने सब लूट लिए गए। सोचिए आम लोगों के मन पर इन प्रहारों का क्या असर हुआ होगा। घर जल गए, परिवार टूट गए और हर हमले के साथ डर और बढ़ता गया। इन प्रहारों के कुछ वर्षों बाद सन 1192 में तराइन की दूसरी लड़ाई होती है, जिसमें मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है। फिर एक साल बाद सन 1193 में तैमूर ने दिल्ली को तबाह कर दिया। उसके एक वर्ष पश्चात सन 1194 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई, जिसमें बाबर इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल एम्पायर की स्थापना करता है। अगले ही वर्ष 1195 में दिल्ली फिर से कांप उठती है। नादर शाह आता है और ऐसा लूटता है कि कोहिनूर और तख्ते तौस तक ले जाता है। इस घटना से एक साल बाद 1196 में फिर से तीसरी पानीपत की लड़ाई होती है। अहमद शाह दुरानी मराठों को हरा देता है। और फिर आता है सबसे लंबा दौर। 1757 के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे भारत पर कंट्रोल जमा लेती है। 1857 के बाद डायरेक्ट ब्रिटिश रूल शुरू होता है। भारत के रिसोर्सेज को चुराकर इंग्लैंड ले जाया गया। हैवी टैक्सेशन और डिवाइड एंड रूल ने देश को आर्थिक और मानसिक रूप से कमजोर कर दिया।
ये इन्वेशन सिर्फ युद्ध नहीं थे, ये भारत के लोगों के आत्मविश्वास पर लगातार चोट थी, जिसका असर आज भी हम लोगों के थॉट्स और चॉइस में देख सकते हैं। फिर चाहे वो बिलो द पॉवर्टी लाइन हो या पूरे देश को चलाने वाला कोई हाई रैंक्ड ऑफिसर या फिर नेता। नो डाउट आज भी हमारे देश में क्रिएटिव एंडेवर हो रहा है, फिर चाहे वो जम्मू एंड कश्मीर रीजन का चेनाब रेलवे ब्रिज हो जो कि दुनिया का सबसे हाईएस्ट ब्रिज है, या फिर गुजरात में बना दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू ऑफ यूनिटी हो, या फिर 2016 में लॉन्च हुआ यूपीआई जिसने फिजिकल कैश का यूज आधे से ज्यादा कम कर दिया। जिस सिस्टम को पूरी दुनिया में कोई नहीं बना पाया, वो सिस्टम इंडिया ने सिर्फ बनाया ही नहीं, उसको टीयर 1 से लेकर टीयर 3 रूरल एरियाज में इतने बड़े लेवल पर सक्सेसफुल बनाया। आप सोच रहे होंगे हमारे देश ने तो बड़ी बड़ी इनोवेशंस की है ना, पर इनमें से कुछ टेक्नोलॉजी पहले से चलती आई है, हमने बस उनमें कुछ मॉडिफिकेशंस करके इनको इंडियन टच दिया है। पर यहाँ पर हमारे देश में इनोवेशंस और आइडियाज को बहुत सारी चीजें इफेक्ट करती हैं, जैसे फंड्स की कमी, अपने काम के प्रति डेडिकेशन और पैशन न होना, या फिर करप्शन। अगर किसी इंसान में डेडिकेशन होता भी है तो उसे बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ता है, जैसे पॉलिटिकल प्रेशर, फाइनेंशियल इशू, नो सपोर्ट फ्रॉम फैमिली एंड सोसाइटी। इन सब चीजों के बाद अगर कोई इन्वेंशन कर भी देता है तो उसे गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं मिलता, फाइनेंशियल स्ट्रगल करना पड़ता है, और अगर वो इन्वेंशन किसी बड़े बिजनेस एम्पायर को इफेक्ट करती है तो वो इंसान और वो इन्वेंशन वही के वही खत्म कर दी जाती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको क्या लगता है इंडिया में क्रिएटिव थिंकिंग को कैसे बढ़ाया जा सकता है? कमेंट योर ओपिनियन बिलो एंड फॉलो अस cause we are breaking the norms.